नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। लोकतंत्र पर नाज या फिर किन्हें नाज है हिंदुस्तान पर, यह गीत सिल्वर स्क्रीन पर जरूर बजा होगा। लेकिन आइए जरा तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश करें। बहुतेरी तस्वीर है, पन्ने पलटते चले जाइएगा और उसके बाद जिक्र यही होगा किन्हें नाज है इस लोकतंत्र पर। लोकतंत्र का मतलब अगर संसद और विधानसभा में बैठे हुए विधायक और सांसद हैं तो आइए, सड़क पर ट्विस्ट हो रहा है तो हाथों के जरिए स्वाइप हो रहा है। जिक्र इस बात का करेंगे क्योंकि हिंदुस्तान को जिस नजर से दुनिया देखती है, चाहे वो विश्व बैंक हो, चाहे IMF हो, चाहे यूनाइटेड नेशन हो, या दुनिया की कतार में G20 हो या ब्रिक्स हो, किसी का जिक्र कर लीजिए। उस तस्वीर से इतर आज एक तस्वीर से शुरुआत कर रहे हैं, स्वाइप आदिवासियों के बीच। ये छत्तीसगढ़ के बालोद जिला का डोंडी लोहारा इलाका है। आदिवासी गांव कोडेकसा का इलाका, और खेत खलियानों से आगे यहाँ की जिंदगी कभी गई ही नहीं। पीने का साफ पानी यहाँ पहुँचा नहीं। हेल्थ सेंटर का इंतजार अब भी गांव वालों को है। आंगनबाड़ी में काम मिल जाए या मनरेगा का पैसा ही मिल जाए, इंतजार यहाँ के गांव वालों को बरसों से है। तो शासन प्रशासन चाहे न्यूनतम की जुगाड़ आदिवासी गांव में ना करा सके, लेकिन अरसे बाद सरकारी बाबू गांव में पहुंचे तो खेल के बहाने पहुंचे। जी, गांव के स्कूल में कबड्डी से लेकर बंद आंखों से मटका फोड़ने की प्रतियोगिता करा दी। खेल हुआ तो गांव में परंपराओं को जीने और देखने की खुशी दौड़ पड़ी। और खेल खेल में ही जो प्रशासन गांव तक न्यूनतम न पहुंचा पाया, वह नोटबंदी का सामना करने के लिए स्वाइप मशीन की जानकारी देने जरूर पहुंच गया। यानी एक तरफ भारत माता की जय के जयकारे के साथ खेल और दूसरी तरफ स्कूल में पढ़ती लड़कियों को स्वाइप मशीन की जानकारी। यूं कोडेकसा गांव में बैंक नहीं है, ATM भी नहीं है, यूं तो सड़क भी नहीं है और प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी नहीं है। लेकिन कैशलेस देश की राह बनानी है तो औसतन 40 रुपए प्रतिदिन की कमाई के बीच स्वाइप मशीन का पाठ इन आदिवासियों को पढ़ा ही दिया जाए। यानी जिस बालोद में 9 लाख की आबादी में 5 लाख BPL यानी गरीबी की रेखा से नीचे वाले परिवार हों, और जिस डोंडी लोहारा के 100 गांव में से 75 गांव 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष में ही जिंदगी गुजारते हो, वहां एक स्वाइप मशीन के आसरे कैशलेस का पाठ पढ़ाया भी गया और मजदूरी या कहें जिंदगी के संघर्ष से चमकते आदिवासियों के चेहरे पर कैशलेस को लेकर उल्लास भी कोई कम नहीं हुआ। माओवादियों से कोई इसमें दबाव हमारे पैसा कैशलेस में रहेगा। कैशलेस के माध्यम से तो कोई चोर और कोई से किसी से दबाव हमारे ऊपर नहीं डालेंगे, वो हमारे पैसा अपने सुरक्षित रहेंगे। हमें बहुत अच्छा लगा, जो मतलब बहुत सारा पैसा भी पकड़े रहता न, चोरी उरी हो जाते ओकर वजह से अब हम लोग कार्ड के द्वारा चलाल पड़ते। बहुत अच्छा लगी। कोड नंबर वगैरह तो किसी को नहीं बताओगे? नहीं, अपना कोड कैसे बताऊंगी। तो देश के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक नक्सल प्रभावित इलाके में खेल खेल में ही सही, लेकिन सरकारी बाबू पहुंचे तो, और उम्मीद भी जगाई कि जो खेल में जीता उसके जनधन खातों में इनामी रकम भी जमा करा दी जाएगी। लेकिन आदिवासी महिलाओं के लिए तो खेल ही जरूरी था। जनधन का खाता किसने खोला है ये कौन जानता है, पैसा कैसे पहुंचेगा ये कौन जानता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार के ही आंकड़े कहते हैं नक्सल प्रभावित इलाकों में बैंक है ही नहीं, और जनधन खाते भी 10% से ज्यादा यहाँ खुले ही नहीं। हमारे लिए फायदेमंद है। अभी तो थोड़ा सा कठिनाई आएगी ही, नहीं आएगी ऐसी बात नहीं, क्योंकि वनांचल क्षेत्र के लोग हैं, समझने में और समझाने में ज़्यादा समय लगेगा। तो सरकारी बाबू बंदूकों के साए में गांव-गांव घूमकर आदिवासियों को समझा रहे हैं, और बालोद के कुल 659 गांव में से 24 गांव के आदिवासियों को स्वाइप मशीन दिखाई गई, बताई गई और बताया गया आने वाले वक्त में यही काम करेगी और कुछ भी काम नहीं करेगा। और ये ग्रामीण कैशलेस ट्रांजैक्शन के तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस उनकी इस काम में सहायता कर रही है।
कैमरामैन महेंद्र और किशोर साहू के साथ सुनील नामदेव, ग्राम कोरेकसा, बालोद, आज तक। लग सकता है जहां सड़क ना पहुंची, गाड़ी ना पहुंची, पीने का पानी ना पहुंचा, हेल्थ सेंटर ना पहुंचा, स्कूल ना पहुंचा। स्कूल का मतलब वहां पर एक प्राथमिक स्कूल जरूर है जहां पर यह खेल हो रहा था, लेकिन फिर पढ़ाई के लिए आगे जाना पड़ता है, बाहर निकलना पड़ता है। वहां पर शहर से कोई जाता है तो पुलिस या बंदूकों के साए में ही। नक्सल प्रभावित इलाका है। लेकिन आइए जरा समझने की कोशिश कर लीजिए जो बात एसपी वहां के कह रहे हैं और आदिवासी इलाकों के भीतर का सच क्या है। एक तरफ पढ़िए, एक तरफ सुनिए। अलावा तो इन जो प्रभावित क्षेत्र हैं जहां पे कई सारे ऐसे केसेस मिले, छत्तीसगढ़ में भी, जहां पे भारी मात्रा में कैश जो कि नक्सलियों के पास से उनको बदलने के लिए या उनको कन्वर्ट करने के लिए यूज हो रहे थे, उनको टारगेट करके पकड़ा गया है। उसी प्रकार उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने देखा है कि ऐसे पिछड़े क्षेत्रों में अगर कैशलेस ट्रांजैक्शंस ज्यादा से ज्यादा होंगे तो जो कैश यहाँ ग्रामीणों के हाथ में रहता है और जो कहीं किसी न किसी प्रकार से जो ठेकेदारों के पास होता है, जो रोड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के पास, जो माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर्स के पास होता है, अगर सारा कुछ कैशलेस होगा तो उनके पास जो कैश उनको जो लेवी के माध्यम से मिलता था उसमें संभवतः ही काफी सफलता प्राप्त होगी। जो कहा गया, जो सुना गया, उसे कह दिया, और उसके साथ वहां की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, वहां का सामाजिक ढांचा क्या कहता है, वो किस रूप में कैशलेस होगा, किस रूप में स्वाइप करेगा, ये कोई नहीं जानता। मसलन उतनी दूर ना जाइए, दिल्ली से सटा का इलाका ही है हापुड़ का इलाका। वहां पर हमारे संवाददाता पहुंचे, जानने की कोशिश की खेत से लेकर बाजार तक जो स्थिति बनती है उसमें सबकी हालत है क्या। बंद गोभी ये तैयार है एकदम? ये तैयार है जी। तो बेच क्यों नहीं रहे हो? अब बताओ, में 20-25 हजार रुपए बीघे का तो खर्चा है। एक बीघे पे 20-25 हजार? हाँ, तो अभी बिक नहीं रही क्या? 5,000 रुपए बीघा बिकती है खड़ी। खेत अगर मंडी ले जाते हैं 60-70 रुपए कट्टा बिकता है। नोटबंदी से पहले 500 रुपए कट्टा बिक रहा था, उसके बाद दिन पर दिन गिरता चला गया और स्थिति यह है कि अब जो है मील किराए में भी नहीं निकल पा रहा है। किसान कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, आलू के जो किसान हैं नोटबंदी से। आप क्या कह रहे हैं, क्या स्थिति है? नहीं, उसका भी असर है, नोटबंदी का भी असर है। क्या असर हो रहा है उसका? उसका यही, जब मार्केट में वहाँ जाते हैं बिकता ही नहीं आलू, बिक भी जावे पैसे नहीं मिलते हैं। हाँ। इसलिए तो वो फिर आपको नहीं देते हैं पैसे? ना, कोई जो नहीं रखा है माल यहाँ पे उसका पैसा आपको नहीं मिल रहा है? 1 भी रुपया नहीं मिल रहा, ना कोई आ रहा देखने तक को। नोटबंदी का सारा ही असर है, पूरा ही जी। वो 40% माल रह गया मंडी में। माल नहीं आया, कोलू बंद कर दिया किसानों ने पैसे की वजह से। कमा लेते थे 300-400 रुपये कमा लेते, अब भी काम, अब काम ही नहीं निकल रहा गाँव, तो काम ही नहीं, पैसे ही नहीं आ रहा। ये 2 रुपए किलो का पालक ना बिक रहा है। 2 रुपए किलो का? 2 रुपए किलो का। अच्छा, और वैसे कितने में बिक जाता था? ज्यादा बिक रहा 10 रुपए किलो का पहले। अच्छा, अब 2 रुपए किलो का भी ना बिक रहा। सारे परेशान है केवल किसान। अच्छा, हाँ जी। जो चीज हमारी 10 रुपए किलो बिकने वाली थी वो आज 2 रुपए किलो बिकने के लिए तैयार नहीं है इस नोटबंदी से। 250 रुपए का मैक्सिमम कट्टा जा रहा है, जो सबसे बढ़िया है। अब बताइए, उसमें 1500 रुपए का नया बीज लेकर के किसान ने लगाया है, वो 250 रुपए का जा रहा है। उसमें जो है 6 महीने हमने मेहनत करी है, खर्चा करा है, यहाँ मंडी में आके जो है ना उसमें भी पेमेंट मिल रहा है 10-10, 20-20 दिन में, एक महीने में। किसानों को ऐसा लगा था जब नोटबंदी हुई थी कि शायद अच्छे दिन आ जाएंगे, लेकिन फिलहाल वो काफी ज्यादा परेशान हैं और उन्हें चीजें काफी धुंधली दिखाई दे रही हैं। किठोर हापुड़ रोड से कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ अहमद अजीम, आज तक। अच्छे दिन शब्द क्या चुपते हैं या अच्छे दिन शब्द अच्छे लगते हैं? इस बात का जिक्र इसलिए क्योंकि आइए जरा देश का हाल देख लें, दुनिया की नजर से समझ लें और उसके बाद समझे कि इस नोटबंदी के दौर में स्वाइप का मतलब होता क्या है। तो दिल्ली से निकले फरमान के बाद आदिवासी इलाकों में स्वाइप मशीन के जरिए कैशलेस व्यवस्था बनाने की सोच लिए सरकारी बाबू पहुंच तो गए, लेकिन आदिवासी ही नहीं, देश के ग्रामीण इलाकों में दिल्ली के ही स्वच्छ भारत अभियान के तहत तकरीबन 500 करोड़ खर्च कर भी अगर बीते 2 बरस में शौचालय तक नहीं पहुंच पाया तो कहीं ये स्वाइप मशीन भी दिखावा तो नहीं है। क्योंकि नोटबंदी के बाद यह तो हर कोई जान गया कि 93% ग्रामीण भारत में बैंक है ही नहीं, लेकिन यह सच छुप गया कि 67% ग्रामीण आदिवासी इलाकों में शौचालय अब भी नहीं है, जबकि 2014-15 में 213 करोड़ तो 2015-16 में 293 करोड़ का बजट रखा गया। तो सवाल यह नहीं कि स्वाइप मशीन देश भर में घुमाकर देश को आधुनिक बनाने या बनने की सोच पाल ली जाए। 6 मिनट में इस टेक्नोलॉजी से उसको 25,000-50,000 का लोन फटाक से मिल जाएगा। छोटे व्यापारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर है।
तो ये सब होगा कैसे? इस पर सोचने से पहले दुनिया के मंच पर ब्रिक्स में भारत की भागीदारी और ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, चीन और साउथ अफ्रीका की कतार में भारत खुद खड़ा कहां है, यह भी देख लीजिए। रूस में गरीबी यानी बीपीएल 0 है। चीन में गरीबी यानी बीपीएल 1.3% है। ब्राजील में 3.8% गरीबी की रेखा से नीचे है। दक्षिण अफ्रीका में 7.8% बीपीएल परिवार है। तो ग्रामीण भारत में बीपीएल 25.7% है और शहरी इलाकों में गरीबी रेखा से नीचे 13.7% लोग हैं। और दुनिया की परिभाषा में बीपीएल बैंक से नहीं, नकदी और मुफ्त 2 जून की रोटी मुहैया कराने से जुड़ी हुई है। लेकिन भारत में जब स्वाइप मशीन आदिवासी इलाकों में पहुंची गई तो फिर ब्रिक्स देश की तुलना में भारत शिक्षा और हेल्थ सर्विस पर खर्च कितना करता है, यह भी समझने की जरूरत है। क्योंकि स्वाइप या इंटरनेट या फिर कैशलेस सोसाइटी के जरिए आधुनिक भारत का सपना देखा जा रहा है। और ऐसे में बैंकिंग सर्विस तो पूंजी पर ही टिकती है। और जीडीपी में शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर भारत दुनिया में सबसे निचली कतारों में से एक है। और अगर ब्रिक्स के जरिए समझें तो शिक्षा पर दक्षिण अफ्रीका भी जीडीपी का 6.5% खर्च करता है। चीन भी 4.2% खर्च करता है। लेकिन भारत शिक्षा पर जीडीपी का सिर्फ 3% खर्च करता है। और इसी तरह हेल्थ यानी स्वास्थ्य सेवा को लेकर तो भारत की सरकारें कोई खर्च करना ही नहीं चाहती। मसलन ब्रिक्स के बाकी देश जीडीपी का औसतन 4.4% खर्च करते हैं, लेकिन भारत हेल्थ सर्विस पर सिर्फ 1.3% खर्च करता है। यानी जो देश दुनिया की कतार में न्यूनतम के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहा है, वहां कोई भी ऐसा खर्चा जो जिंदगी को आगे बढ़ाने में सहायक ना होता हो, उसका मतलब हो क्या सकता है? क्योंकि बैंकों में ही सीसीटीवी लगाने का प्रति बैंक का बजट 30,000 रुपए बैठता है और देश में 1,30,000 बैंकों के ब्रांच हैं। यानी एक तरफ नए सिस्टम के लिए करोड़ों अरबों का खर्च और दूसरी तरफ इस बात की खुशी कि अब सुलभ शौचालय भी कैशलेस हो गया। मगर व्यक्ति पूरा जीवन जो 50 साल 60 साल एक प्रकार से शौच करने की आदत डाले हुए, उसकी आदत भी बदलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके लिए भी अभियान चलाना पड़ता है। जी, देश विकसित हो चला है, विकासशील है या फिर विकासशील होने की दिशा में भी है। बहुत सारी परिभाषा आपके जहन में आ सकती है। लेकिन कहते हैं ना कि सिस्टम अगर वाकई शानदार है तो फिर काहे का करप्शन और काहे की ब्लैक मनी। लेकिन आइए, जिस बैंकिंग सर्विस का जिक्र हो चला है देश को पटरी पर लाने के लिए, उसका हाल देख लीजिए। अपनी ही रकम को बैंक से पाने के लिए लोगों ने पुलिस के डंडे भी खाए और अपनी ही रकम निकालने के लिए कतार में लोग लगे और सैकड़ों जान भी चली गई। करोड़ों लोग काम धंधा छोड़कर बैंक की कतार में लगने को मजबूर भी हुए। लाखों की देश में नौकरी भी चली गई। जी, नई करेंसी के लिए लोगों की परेशानी की ये तमाम तस्वीरें अब चौंकाती नहीं है, क्योंकि 42 दिन बीत चुके हैं और बैंकों की कतार में परेशान खड़े लोग कहीं शायद दर्द भी पैदा नहीं करते। लेकिन एक सवाल हर किसी को परेशान कर रहा है कि आखिर नए नोट आते हैं तो जाते कहां हैं? तो आज तक ने इसकी पड़ताल की और खुलासा हुआ कि काले धन को सफेद बनाने का धंधा उन्हीं बैंकों में चल रहा है जिसके कंधे पर आम लोगों को नई करेंसी देने का जिम्मा है। तो चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बैंकों के अधिकारियों से मिलवाते हैं, कैसे पूरा गोरख धंधा ये कर रहे हैं। तो शुरुआत इनसे मिलिए। ये है दिल्ली के पंजाब नेशनल बैंक के सिविल लाइंस ब्रांच के मैनेजर रूबल खन्ना। हमारी टीम रूबल खन्ना से बिजनेसमैन बनकर मिली। हमने कहा पुराने नोट के बदले 50 लाख रुपए की नई करेंसी चाहिए। तो काला धन को सफेद कराने का पूरा खेल ही इन्होंने समझा दिया। आधे के आसपास हो जाएगी। 50 लाख 50 लाख की पुरानी करेंसी लेंगे, उसके लिए बता देना आप उनको कि 500-1000 के नोट में। हाँ हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं। पुरानी कोई सी भी, चाहे 500 की पूरी हो चाहे 1000, कोई दिक्कत नहीं। 50 लाख 50 हैंड टू हैंड हो जाएगा सर? हाँ, के साथ दे हैंड टू हैंड हो जाएगा। मोस्टली तो हैंड टू हैंड हो जाएगा। तो बैंक वाले ब्लैक को व्हाइट कर रहे हैं तो उसकी भी कीमत है। रूबल खन्ना ने भी अपना रेट
कुछ यूं बताया। क्या परसेंट कमीशन तो बताइए? 20%, मतलब 50 लाख का हो गया 10 लाख। हाँ, 40 लाख लौटा देंगे नई करेंसी। लेकिन आज के डेट में ध्यान बहुत तो आज का माहौल ऐसा चल रहा है ना, सारा ध्यान अच्छे से रखना अपना। तो रूबल उसी पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर हैं जिनकी देश में 6000 से ज्यादा ब्रांच है। लेकिन हर कोई तो करप्ट होता नहीं, तो ऐसे में जो करप्ट होते हैं उस दूसरे शख्स से मिल लीजिए। ये हैं अमरपाल सिंह, प्राइवेट सेक्टर की बैंक HDFC की कौशाम्बी ब्रांच में ये होम लोन काउंसलर है। ब्लैक को व्हाइट ये करा देते हैं और तरीका भी बता देते हैं। मैं या मेरे बहुत से कलीग हैं जिनके HDFC में अकाउंट हैं, या कलीग के अलावा और भी लोग हैं तो जिनके हमने खुलवाए हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, पहले से उनके पास पैसा आप ही की ब्रांच में HDFC वाले जरूर नहीं है, एक ही ब्रांच में पहले जहाँ कैश होगा आपकी ब्रांच में भी हो सकता है। अमरपाल ने खुलासा किया कि इस काले एक के बाद एक बहुतेरी लकीर खिंचती चली गई तकरीबन 5 बैंकों की ये पूरी रिपोर्ट। जी, जमशेद खान और शशांक पाठक ने पूरा स्टिंग ऑपरेशन किया, लेकिन सवाल इसके आगे का है, किस सिस्टम पे भरोसा किया जाए? जरा आइए रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। एंड टू एंड हो जाएगा सर, साथ दे एंड टू एंड हो जाएगा, मोस्टली तो एंड टू एंड हो जाएगा। आपकी ब्रांच में भी हो सकता है। हमने लोगों के अभी तक कम से कम ये करा देंगे 4-4.5 करोड़ में। तो आज तक के स्टिंग ऑपरेशन ने दिखा दिया कि बैंकों के अधिकारी कालाधन को सफेद बनाने का खुला खेल कैसे खेलते हैं। लेकिन यहाँ सवाल चंद बैंकों का नहीं, या कहें कुछ हजार भ्रष्ट बैंक अधिकारियों का भी नहीं। सवाल तो उस बैंकिंग सिस्टम का है जिसके आश्रय प्रधानमंत्री मोदी ने उदारीकरण के बाद आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आर्थिक दांव खेल दिया। तो क्या देश में कोई सिस्टम बचा ही नहीं जिसकी साख हो? क्योंकि पहली बार बैंकिंग सर्विस पर से भी भरोसा उठ रहा है। क्यों उठ रहा है उसकी भी वजह है, एक नहीं कई। रिजर्व बैंक के अधिकारी भी करप्शन करते हुए पकड़ में इसी 42 दिन में आ गए। 10 बैंकों की 50 शाखाओं पर छापा पड़ा। एक्सिस बैंक के 20 कर्मचारी निलंबित हुए। 300 से ज्यादा कोऑपरेटिव बैंकों को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने नोटिस भेज दिया। 500 करोड़ से ज्यादा का घपला बैंकों ने ही कर दिया। सीसीटीवी के जरिए बैंक की ईमानदारी का राग गाया जा रहा है। दर्जनों बैंक के मैनेजर भी पकड़ में आ गए। यानी बीते 42 दिनों का सच यही कि फैसले की बुनियाद में जिस मजबूत बैंकिंग सिस्टम का भरोसा था उसी की साख कटघरे में है। यानी प्रधानमंत्री के फैसले ने बैंक कर्मियों को जितनी ताकत दी उसमें सारे अधिकार बैंक के पास हैं और आम आदमी बेबस लाचार है। तो सवाल अब सीधा है, जब नोटबंदी के फैसले को अमल में लाने वाले बैंक ही भ्रष्ट दिखाई देने लगे तो फैसले का असर होना भी होगा तो होगा कैसे? और जब प्रधानमंत्री की चेतावनी के बावजूद असर करप्शन को लेकर बैंक कर्मियों पर पड़ा नहीं तो फिर सिस्टम ही कितना करप्ट है तो इसे ठीक करेगा कौन? ये सवाल सिर्फ यही नहीं रुकते हैं। बीते 42 दिनों में ये सरकार कितनी बार बदली या कितनी बार जिक्र करते करते बदल गई, इस फेरिस्त को देखिए जरा। क्योंकि लगातार तारीख बदलती है और निर्णय बदलते हैं और ये निर्णय बताते हैं कि आप किस किस तरीके से किस किस रूप में कैशलेस समाज की तरफ बढ़ सकते हैं। कभी कुछ कहा गया, कभी कुछ कहा गया। तारीख दर तारीख ये एक स्थिति बता रही है कि आज इसकी छूट कल उसकी छूट, आज इसकी छूट नहीं कल उसकी छूट नहीं। और इसको पढ़ा कैसे जाए? ये तो सरकार के पास तमाम दस्तावेज के रूप में मौजूद भी होंगे और ये बताते हैं कि आखिर किस तरीके से हिंदुस्तान की इकोनॉमी के साथ बाजीगरी हो रही है या एक मदारी का खेल हो चला है। क्योंकि इसमें निर्णय दर निर्णय होते हैं और आखिर में आज के दिन कहा जाता है हमने कोई नियम नहीं बदले। क्या कीजिएगा? कुछ ना कीजिए, एक हमारी पसंद का गीत सुनिए।